नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो वाराणसी से अहम खबर है, ज्ञान वापी मस्जिद में आज का सर्वे हुआ है और पूरा जो है सर्वे आज किया गया ज्ञान वापी परिसर में। कल दोपहर 3 बजे फिर से वीडियोग्राफी सर्वे टीम परिसर से बाहर जो है वो निकलेगी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, सर्वे टीम जो है वो पहुंचेगी कल एक बार फिर ज्ञान वापी मस्जिद में। आज का सर्वे जो है वो पूरा हो गया, कल एक बार फिर टीम वहां पर पहुंचेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज हंगामा भी देखने को मिला ज्ञान वापी मामले पर जब टीम वहां पर पहुंची थी और उस दौरान वहां पर नारेबाजी भी की गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद में टीम ने आज पहले दिन सर्वे और वीडियोग्राफी किया है। कल सुबह फिर से इसकी शुरुआत होगी। टीम में कोर्ट कमिश्नर समेत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल रहे। दोपहर लगभग 3 बजे टीम यहां पर पहुंची थी और सर्वे का जो काम है वो किया गया। यहां पर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने विरोध भी यहां पर किया है। तो ये तस्वीर भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि काफी संख्या में पुलिस बल की जो है तैनाती वहां पर की गई थी। प्रशासन ने हालात को फिलहाल काबू में कर लिया है। कल एक बार फिर सर्वे होगा। तो आक्रोश यहां पर फैला हुआ नजर आया। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद का आज सर्वे हुआ। आज पहला दिन था सर्वे का। वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे करवाया जा रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। आज मस्जिद के परिसर की वीडियोग्राफी की गई है, सर्वे किया गया है। कल फिर से सर्वे किया जाएगा। तो ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर आज का सर्वे खत्म हो गया है। कल फिर 3 बजे से ये सर्वे होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने का ये पूरा मामला। दरअसल 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में याचिका दाखिल की थी। अब इन महिलाओं का नेतृत्व राखी सिंह कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें मस्जिद के परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और मंदिर परिसर में दिख रही दूसरी देवी देवताओं का दर्शन, पूजा और भोग करने की इजाजत होनी चाहिए। इन महिलाओं का दावा है कि मां श्रृंगार देवी, भगवान हनुमान और गणेश और दिखने वाले और अदृश्य देवी देवता दशाश्वमेध पुलिस थाने के वार्ड के प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है। अब उनकी ये भी मांग है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने, गिराने या नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। अपनी इस याचिका में इन महिलाओं ने अलग से अर्जी देकर यह भी मांग रखी थी कि कोर्ट एक अधिवक्ता आयुक्त यानी कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करे, जो इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा। जिसके बाद 8 अप्रैल 2022 को निचली अदालत में स्थानीय वकील अजय कुमार को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर परिसर का निरीक्षण कर और निरीक्षण की वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए। ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इतना विवाद क्यों है, क्यों सर्वे की आवश्यकता पड़ी है, क्यों वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और किस तरह का विरोध आज हुआ है वो आपने देखा ही। चले बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान की फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है। रामपुर में आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी सर्टिफिकेट से स्कूल की मान्यता लेने का आरोप अब आजम खान पर लगा है। 19 मई को कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। आजम खान को नेशनल बिल्डिंग का गलत सर्टिफिकेट देने के मामले में यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक को दोषी माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल आजम परिवार ने यतीम खाने की जमीन पर न सिर्फ रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया, बल्कि एक स्कूल के कागजों पर 3 स्कूल की मान्यता भी ली थी। यही नहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट भी गलत पेश किया गया था। पहले ही बहुत सारे मामले चल रहे थे, जमानत मिली, एक मामला फंसा हुआ था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकार लगाई है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है फैसला लेने में। अब ये नया मामला और जुड़ गया आजम खान पर। तो रामपुर से ये बड़ी खबर, भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज की गई है। में जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो गलत है। अब जब उस मामले की दोबारा जांच हुई तो उस जांच में वो सही पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का एक सर्टिफिकेट वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। आजम ने अपने ही विभाग से, जल निगम की एक शाखा होती है CNDS, उसके जेई के द्वारा वो सर्टिफिकेट जारी किया गया। अब उसने अपने बयानों में ये कहा है
कि सर्टिफिकेट ना तो उसके द्वारा जारी हुआ है और ना उसके ये साइन है। इस आधार पर यह साबित होता है कि आजम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने स्कूल की मान्यता ली और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज इसमें जो मुकदमा था जिसमें तंजीम फातिमा दोषी थी 420 में, उसमें धाराओं को बढ़ाकर और उसमें आजम को दोषी बनाया गया। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जैसे ही हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब आगे इस केस को आगे बढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकार भी लगाई थी इस पूरे मामले पर। अब दूसरी तरफ एक और नया मामला जुड़ गया है आजम खान पर। सबसे पहले तो पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे और इसकी सुनवाई 19 तारीख को होनी है। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक तरह से देखा जाए तो आजम खान का जेल से बाहर आना मुश्किल नजर आ रहा है। रामपुर पुलिस ने एक और मामले में आरोपी बनाया है आजम खान को। 19 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। सुरेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी सुरेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी आ रही है। अब ऐसे में सुरेश, आजम खान का जेल से बाहर आना काफी मुश्किलों में नजर आ रहा है। पहले बहुत सारे मामले थे, तो कुल मिलाकर बाकी मामलों में तो जमानत मिल गई थी आजम खान को, लेकिन एक मामला अटका पड़ा था। अब एक नया मामला और जुड़ गया है, तो ऐसे में आजम खान की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ गई है? जी मैं बता दूं, जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, देखने वाली बात यह है कि रामपुर में जो 2020 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आकाश सक्सेना हनी के द्वारा दर्ज कराया गया था कि जो रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया गया है वो अवैध बनाया गया है और जो उसकी मान्यता ली है वो जल निगम के कोई अधिकारी हैं, उनसे मान्यता प्राप्त कराई गई है जी, जिसमें इनके ऊपर 70/20 धारा 420 के IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी जी चलिए, और अगर हम इस मामले की बात करें तो इस पूरे मामले पर कितने बार जांच की गई है? क्या पहले भी इस पर जांच हुई है इस पूरे मामले पर? जी मैं बता दूं, पहले भी इस पर जांच की गई थी, दोबारा से जांच हुई है। उसके बाद ये मामला दोबारा जब सामने आया तो उस पर फिर दोबारा मुकदमा दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं आजम खान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई है, जिस लगभग 2 साल से ज्यादा से सीतापुर में जेल में बंद है। और आपको मैं बता दूं, रामपुर की जो MP MLA कोर्ट है उसमें काफी समय से उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उसमें कार्रवाइयां भी चल रही हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से आजम खान के निकलने की तैयारी हो रही थी, कहीं ना कहीं आजम खान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो हो सकता है जेल से वापस ना आ सके। हाँ, चलिए, कुल मिलाकर 5 धाराएं जो है वो इन पर लगाई गई हैं और एक तरह से देखा जाए तो कयास यही लगाए जा रहे थे सुबह तक कि शायद उन्हें बेल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई आजम खान की। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है और इस पर दोबारा जांच करने के बाद यह कार्रवाई हुई है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद से राजनीति चर्चा में आए राज ठाकरे ने अब यूपी की सियासत में भी एंट्री मारी है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद ने ही उनकी एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। मनसे प्रमुख ने 5 जून को रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। अब उनकी इस घोषणा के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली है। यूपी में भी राजनीति गर्मा गई है। केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। सांसद ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए सांसद ने कहा कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें मुलाकात नहीं करनी चाहिए। चले, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। गोंडा से संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, एक तरह से देखा जाए तो राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बड़ा बयान यहां पर बीजेपी सांसद ने दिया है। तमाम तरह के दावे करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहां पर बीजेपी सांसद। तो आपकी बीजेपी के और भी कार्यकर्ताओं या दिग्गजों से अगर बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर? वहीं दूसरी तरफ बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं राज ठाकरे के विरोध में। जी राष्ट्रीय, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो कि 6 बार से यहाँ पे सांसद हैं,
उनका एक बड़ा वर्चस्व है। उन्होंने साफ साफ एक चुनौती चेतावनी दी है राज ठाकरे को। राज ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि जो यूपी और बिहार के लोग हैं ये महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडई बदमाशी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे अपराध करने के लिए आते हैं, जिसको लेकर कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो कि भाजपा से सांसद है, उन्होंने कल ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आ रहे हैं तो उनको अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि सबसे पहले वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, माफी मांगने के बाद में वो अयोध्या आ सकते हैं। इसके लिए बृजभूषण शरण सिंह ने चारों तरफ पोस्टर लगा दिए हैं और ये आह्वान कर दिया है कि 5 जून को अयोध्या चले। आपको बताना चाहेंगे कि जो कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह है ये 6 बार सांसद है और इनका इस क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ज्यादा इस बयान के बाद बीजेपी के बाकी लोगों का क्या कुछ स्टैंड है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी राष्ट्रीय आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ता और जो छोटे नेता है, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, जो यहाँ पे मंडल के विधायक है, वो पूरी तरह कैसरगंज सांसद के साथ है। वो कह रहे हैं कि जिधर सांसद जो बयान दिए हैं हम लोग उनका समर्थन करते हैं। हम लोग 5 जून में चारों तरफ चप्पे चप्पे पर फैल जाएंगे और राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं। अब पूरी तरह से राजनीति गरमा चुकी है। एक तरफ जिधर राज ठाकरे बीजेपी के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सांसद उनको तीखा तीखा सुना रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर अयोध्या आएंगे तो बिना माफी मांगे वो अयोध्या घुसने नहीं देंगे। जी रात्रि चलिए, छात्र नेता रहे हैं, उसके बाद उनके सांसद तक का ये सफर रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी को लेकर उन्होंने एक बार बयान दिया था, तब ये सुर्खियों में आए थे। अब अगर हम बात करें सांसद के इस बयान को लेकर, तो क्या मन से जो है राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो मनसे की तरफ से यहाँ पर कोई कुछ कह रहा है या फिर इनके बयान का कहीं पे विरोध किसी तरह का नजर आया आपको अब तक? जी नहीं राष्ट्रीय, आपको बताना चाहेंगे कि कल से ये ट्वीट पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन किसी तरह से कोई विरोध नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पे देवी पाटन मंडल में, अयोध्या मंडल में पूरी तरह से विपिन बने रहेगा हमारे साथ। बृजभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपने जिस तरह से बयान दिया है कि राज ठाकरे बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो उनका विरोध होगा, ऐसा क्यों और किस तरह से विरोध पार्टी करने वाली है या आप करने वाले हैं? नहीं, ये मेरा स्वयं का निर्णय है जी, और ये मेरा निर्णय उत्तर भारतीय का होने के नाते है जी। और भगवान राम भी कहीं न कहीं उत्तर भारतीय थे। और ये जो चोला बदल करके जो है ये अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो मेरा कहना है कि राम के वंशजों को अभी आपने पीटा है, मजदूरी करने वालों को पीटा, ठेला चलाने वालों को पीटा, पढ़ाई करने वालों को पीटा, मीडिया वालों को पीटा, और 2007 से लगातार आप अपमानित करते आ रहे हैं। तो अयोध्या में तभी घुसने दूंगा जब आप उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे। अगर उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे तो अयोध्या आ सकते हैं, नहीं उनको लखनऊ और अयोध्या दोनों में उनको जमीन पर नहीं उतरने देंगे। चले बृजभूषण जी, लेकिन एक तरह से आपको भी पता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं तो एक तरह से आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। अगर राज ठाकरे यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो? अरे आप हमारे पहुंच जाएंगे तो चाहता हूं कि पहुंचे। जो उन्होंने पाप किया है, जो उन्होंने गरीबों को मारा है, जो उन्होंने बोया है, वो देखें तो कि हमने आज 2007 से क्या बोया इस देश के अंदर। मराठी मानुष और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, ऐसी धरती पर ये ऐसा आदमी पैदा हो गया कि जिसने मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का भेद किया, मजदूरों को मारा, बच्चों। जी चले, इन्होंने सीएम से भी अपील की है, उस पर भी रिएक्शन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया बृजभूषण जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक तरह से वो चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता टीवी पर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि 5 तारीख को वो आए, एक बार देखें, जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, ये साफ तौर पर उनका कहना है। बैनर पोस्टर भी उन्होंने लगा रखे हैं 5 तारीख को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ विपिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। कैसरगंज से सांसद हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि राज ठाकरे ने हमेशा उत्तर भारतीयों का विरोध किया, अभी जनता टीवी पर भी कहते हुए वो नजर आ रहे थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने संगठन का पुनर्गठन किया शुरू। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जारी की सूची, 8 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों की जारी की गई है सूची। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ हैं शिवपाल सिंह यादव।
और बीजेपी का दामन थामने के बजाय अपनी ही पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पार्टी के पुनर्गठन की प्रक्रिया से तय हो गया है कि वो खुद को मजबूत कर रहे हैं। इस बीच प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी के 9 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने आशुतोष त्रिपाठी को युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। इसके अलावा नितिन कोहली को यूथ ब्रिगेड, दिनेश यादव को छात्र सभा, मोहम्मद आलिम खान को लोहिया वाहिनी, अनिल वर्मा को पिछड़ा वर्ग, शम्मी वोरा को महिला सभा, संगीता यादव को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, अजीत चौहान को अधिवक्ता सभा और रवि यादव को शिक्षक महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 9 प्रकोष्ठों में से 2 में महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो शिवपाल यादव ने शुरू किया है संगठन का पुनर्गठन। 8 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो घोषित कर दिए गए। ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। दो महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल यादव ने संगठन पुनर्गठन का काम शुरू कर दिया है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और 8 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6:26 पर शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान कड़कड़ाती ठंड में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुलने के दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहे। और इसी के साथ ही अब 6 महीने तक भक्त बाबा के दर्शन कर पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे। सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और साथ ही जो पहली पूजा या कहे रुद्राभिषेक किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और कपाट उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम में मौजूद रहे, जहां उन्होंने यात्रियों से बात की और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। साफ है कि आने वाले 6 माह तक जो भी श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था बनाई गई है वो प्रतिदिन 12,000 श्रद्धालुओं की बनाई गई है। व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तमाम तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन साफ है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को लेकर कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने का काम कर रहा है। और आने वाले समय में जब 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे तो उसके बाद 4 धाम यात्रा का विधिवत यहाँ पर संचालन होगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।